अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 स्टार्ट हो गया जी, कैप 5 का। अच्छा जी, हमने वीक एंड पर ये काम सीखा था, कुछ याद आ रहा है? देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आसानी से मैंने अर्ज किया था पता चल सकता है एक यूनिट पर कितने लगे, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई वो बताना मुश्किल होता है। तो स्टार्ट में खड़े होकर हम एक बजट्स की बेस पर, एक एस्टीमेट्स की बेस पर एक रेट निकालते हैं जिसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, और उस रेट को यूज़ करके फिर ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन होती रहती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर की एक्चुअल कॉस्ट डाल के एफओएच की कॉस्ट भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते रहते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें किसी भी वक्त चाहिए होती है, सेलिंग प्राइस भी उसी के हिसाब से डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंगल रेट सिस्टम, जिसमें सारे बिजनेस के एफओएच को हम क्या कर लेते थे, इकट्ठा करके और एक पूरे बिजनेस की को बेस निकालते थे और सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आता था। स्टार्ट में खड़े होके ओआर बजट्स की बेस पे निकाला, बजट्स को साइड पे किया, फिर ओआर को यूज करके, क्या बात कर रहा है ये, है ना, ओआर को यूज करके ड्यूरिंग द ईयर एब्जॉर्ब करवाते थे एफओएच को, और ये पीरियड के एंड पे हम फिर एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करके अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाला करते हैं, ठीक है। ये अभी तक हमारे किसी सवाल में आया नहीं, मे भी आज आ जाए, वहाँ तक पहुँच जाए, वरना कल तो फिर बहरहाल यही काम होगा, हम पीरियड के एंड पे पहुँच चुके होंगे। सवालों को इसी अटैम्प्ट के हिसाब से नहीं रखा हुआ है, सवालों को इसी तरतीब से रखा हुआ है, ठीक है। एक बिल तरतीब चीज़ें चलती चली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एफओएच डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट वॉल्यूम पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग बेस ज़्यादा सूटेबल होती है। तो डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम जो है वो फिर हमने सीखा था। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन और सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, और सर्विस डिपार्टमेंट जो उन्हें सपोर्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। अब सारे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट्स, हम जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो एलोकेट कर देते हैं कि जी ये स्वीमिंग डिपार्टमेंट, ये कटिंग डिपार्टमेंट, ये कैंटीन, ये मेंटेनेंस, सारे खर्चे एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर हमें ख्याल आता है ओहो, सर्विस डिपार्टमेंट्स का तो यार निकल नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर हम सर्विस डिपार्टमेंट्स के एफओएच को भी क्या कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। बहरहाल डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या करते हैं, हम पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर डिपार्टमेंटल एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट, डिपार्टमेंट वाइज एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं। फिर जब ओआर निकलता है तो वो भी डिपार्टमेंट वाइज निकलता है। अगेन बजट्स को फेंक देते हैं और फिर वो डिपार्टमेंट वाइज एफओएच को यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर हम एफओएच को एब्जॉर्ब करवाते जाते हैं, और पीरियड के एंड पे इंशाल्लाह हम अंडर ओवर एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन करेंगे। अब इस सारी कहानी के अंदर हम 2 दिन यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक ये देख रहे हैं जी, टोटल एफओएच जो हम हर डिपार्टमेंट को एब्जॉर्ब करवा देते थे, हर डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते थे, लेकिन फिर इन सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी री एलोकेट करना पड़ता था। इसको सेकेंडरी एलोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एलोकेशन यानी एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, इसके लिए फिर हमने कहानी पढ़नी शुरू की थी वीक एंड पर, और हमने ये पढ़ा था कि एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट जब बन गई, प्राइमरी एलोकेशन जब हो गई, तो सेकेंडरी एलोकेशन करते हुए ये मसाइल हमारे सामने आते हैं। इस बैग को उधर करें, आप इधर होके बैठें, और पहली रो में 2 से ज़्यादा बच्चे ना बैठा करें, ठीक है ना, खुली जगह है, कोई टेंशन तो है नहीं, ये कोना नज़र नहीं आता फिर। अच्छा जी, अब जब सेकेंडरी एलोकेशन की ज़रूरत महसूस हुई तो फिर कौन कौन से सिनेरियोज बने। ब्रॉड सिनेरियोज क्या हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे। ये तो सबसे आसान केस था, हमने इसके लिए 2-3 सवाल किए भी थे, 12, 14, 16, जिसमें क्या करना है, हमने जो गिवन बेसिस हैं उस बेस के ऊपर सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देना, आसान काम था। फिर दूसरा मसला क्या आया, सर्विस डिपार्टमेंट्स दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस दे रहे हैं अलॉन्ग विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो इसमें फिर 2 सिनेरियोज बनते हैं, एक है नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज। नॉन रेसिप्रोकल सर्विस मतलब क्या है कि आपके सर्विस डिपार्टमेंट ने किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस तो दी, लेकिन बदले में उस सर्विस डिपार्टमेंट से खुद सर्विस नहीं ली। किसी एक को सोचना है, ठीक है, किसी एक को। SD1 ने SD2 को सर्विस तो दी है, लेकिन SD2 से सर्विस ली नहीं है, SD2 ने SD1 को कोई सर्विस नहीं दी।
जिसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। अब नॉन रेसिप्रोकल हो तो ये भी आसान ही है, स्टेप डाउन अप्रोच फॉलो करनी है। जो ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहा है सर्विस डिपार्टमेंट, पहले उसको एलोकेट करेंगे, उसके बाद जो दूसरा फिर तीसरा जितने भी हों, उसी तरह से स्टेप डाउन अप्रोच सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। इसके लिए हमने क्वेश्चन 17 किया, बोर्ड पे किया था, कोई मसला। लेकिन अगर रेसिप्रोकल सर्विसेज हो, क्या मतलब, SDX ने SDY को सर्विस दी, SDY ने भी SDX को सर्विस दी। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल। किसी एक के हिसाब से सिर्फ देखना है, ठीक है। कोई एक भी ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट हो, लेट्स से 3, हमारे सवाल में जैसे 3 सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, तो SD1 ने SD2 को सर्विस दी है, 3 को नहीं दी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ने सर्विस नहीं लिया तो फिर नॉन रेसिप्रोकल चला जाएगा, वो रेसिप्रोकल बन गया। किसी एक के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स अगर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस भी दे रहे हैं और बदले में सर्विसेज ले भी रहे हैं, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। इसमें मसला क्या आता है, आपने देखा ही था, इसमें मसला ही आता है कि जीरो हो ही नहीं रहा होता। यानी आपने एक को जीरो किया तो उसने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे दी, उसमें फिर कॉस्ट पहुंच गई। फिर आपने उसको जीरो किया तो दूसरे ने फिर पहले को सर्विस दे दी, तो फिर तो मसला आया था, ठीक है। बहरहाल अगर रेसिप्रोकल सर्विसिंग हो तो फिर 2 तरीके हैं, या तो आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे चले जाते हैं, बार बार ये काम करते रहते हैं, किसी एक तरह से शुरू हो जाए, SD1 को पहले खाली करें, फिर 2 को करें, फिर 1 को करें, फिर 2 को करें, यहाँ तक के तीसरे चौथे पॉइंट पे जाकर राउंड अप कर देते हैं, राउंड डाउन करके आप जीरो कर लेते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। तो इसके लिए हमने ये क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, 16, 17, 18 और 18 के दोनों थे, ठीक है। तो इनमें कोई मसला आपको, फिर मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, अल्लाह आप लोगों का भला करे, ये सिर्फ 6 सवाल छोटे छोटे, ठीक है, 19, 20, 21, फिर 29, 31 और 32। फरमाइए जी, कितने बच्चों ने ये 6 के 6 सवाल किए? ओके, कितनों ने नहीं किए? सारे 6 नहीं किए? कुछ किए या बिल्कुल किए ही नहीं? किए ही नहीं? क्या कर हैं? लेक्चर ही नहीं लिया हो तो फिर तुम क्या करोगे यार? हाँ, तो फिर आते क्यों? हाँ, आने ही नहीं था जी बेटा, लेक्चर लिया था, वो समझ आया था, तो तुम अब क्या करेंगे फिर इसका? और जी, और किसने नहीं किया? चले जी, अब 1 बाय 1 मुझे बताते जाएं। 19 करा दूं? 19 ओके कर रहा हूँ, फिर मैं किसी एक को भी मसला होगा तो करा दूंगा, बता दें। नहीं है मसला? 20 मेरे दिल में आ रही है, ज़रा 20 को क्विकली कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ भी सीधा हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसके अंदर पहले जो मैं कहानी बार बार बोल रहा हूँ, सारी कहानी इस सवाल में पहली बार इकट्ठी हुई है कि पहले आपने FH को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की और फिर सेकेंडरी भी किया। तो इसको ज़रा क्विकली कर लेते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेते हैं, 21 करना हुआ तो वो भी कर लेंगे, और एंड वालों में से भी जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। 3 में से 3 कहने हैं, 2 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहीं पे तो आपने रिसेंट सवालों के अंदर देखा ही है, काम तो यही करवा रहा है वो ज़्यादातर इसमें आके, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन देना होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा हाथ सीधा होना चाहिए इस पर, ठीक है। 20th शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है जी। डिपार्टमेंट्स हैं PDA, PDB, SD1 पहले पढ़ भी लेते हैं, अच्छा ज़रा वो भी बता रहा है, हमें तो पता लग ही रहा है। SL हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A और B, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स SD1, SD2। समरी ऑफ बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर, समरी ऑफ बजटेड कॉस्ट्स, ये बजटेड कॉस्ट उसने दे दी हमें, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2015 इज एज फॉलोज। अब अगेन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये कॉस्ट तो है पर डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, FH नहीं है, मे भी कहीं पे एलोकेशन के लिए इस्तेमाल हो जाए। फिर इनडायरेक्ट लेबर है, वो उसने गिवन की हुई है, ऐसे ही है, सभी गिवन है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी गिवन है, अच्छा नहीं आगे है कुछ, ये जी फैक्ट्री रेंट, पावर कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो टोटल में गिवन है, ये डिपार्टमेंट वाइज गिवन नहीं है, तो इनको डिपार्टमेंट वाइज करना पड़ेगा कोई मुनासिब बेस देखकर, ठीक है। आगे जनाब रिलेटेड डेटा के अंदर आप देखें तो
इसमें प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, मशीन आवर्स हैं, किलोवाट आवर्स हैं। अब फ्लोर एरिया भी है और वो कह रहा है ओवरहेड एप्लीकेशन होगी मशीन आवर्स की बेस पे पीडीए में, और ये उसने ओआर निकालने के लिए बताया हुआ है बेस कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, अब सबसे पहला जो एफओएच हमारे पास है वो फैक्ट्री रेंट है। तो आपके ख्याल में रेंट के लिए कौन सी मुनासिब बेस है? फ्लोर एरिया। इसका सोल्यूशन भी था ना, इसलिए तो हो जाता है। पावर कॉस्ट के लिए किलोवाट आवर्स, और डेप्रीसिएशन के लिए वैसे तो बुनियाद होनी चाहिए कॉस्ट, वैल्यू होनी चाहिए एसिड की, नहीं है तो फिर मशीन आवर्स मजबूरी के दर्जे में। कौन से नंबर में? 3। चलो ठीक है जी। फिर वो कहता है एसएल एलोकेट्स कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अप्लाइंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी पहले जब हम काम कर लेंगे उसके बाद फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के से जो है वो कर लेंगे हम अपने इन एसडीज को भी पीडीज में एलोकेट। अच्छा से प्रोडक्शन यूनिट्स किलोवाट आवर्स, चलें ठीक है जी। अब दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दो सर्विस डिपार्टमेंट्स। पहला कॉलम नाम लिखने के लिए एफओएच एक्सपेंस का, दूसरा बेस, तीसरा टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट। एफओएच एक्सपेंसेस, एफओएच के एक्सपेंसेस लिख लेंगे, फिर इसकी को मुनासिब बेस आती जाएगी। फिर टोटल ले लेंगे, टोटल रुपीज इन थाउजेंड लेना है, रुपीज लेना है? थाउजेंड्स, ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड। उसने तो नहीं दिया हुआ थाउजेंड में, थाउजेंड में ही है। ओके, रुपीज इन थाउजेंड, ठीक। नेक्स्ट जी, आपके डिपार्टमेंट से स्टार्ट हो जाएंगे। तो पीडी ए पीडी बी दो है, शीट दबी है जरा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, SD1 और SD2। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस। ये ना समझना बारिश की वजह से मैं ये सवाल करा रहा हूँ, वैसे ना कराता। कौन कौन ये समझ रहा? हाथ खड़ा करे जरा, मैं पीछे बोलने लगा। कौन कौन? अच्छा, ऐसी बात नहीं है, पिछली बार भी कराए थे, पिछली बार भी कराए थे, हमेशा कराता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ले जी स्टार्ट करते हैं काम। पहले दोनों क्या है जी? गिवन, इनडायरेक्ट लेबर पीवी बेसिस गिवन, और ये है सही एफओएच, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एफओएच है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट तो नाम ही इनडायरेक्ट जी। तो इनडायरेक्ट लेबर सिर्फ ए और बी में है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो चारों में आ रहा है। बताएंगे जी। सबसे पहले इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर आ गई, गिवन है,
इसकी बेस कोई एलोकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है जी। 1900 और 600 1500 नहीं अच्छा सॉरी SD1 SD2 में भी है तो पहले कौन सा था यही है अच्छा चारों में है मुझे लगा पहले दो में जी बोले 50 और 20 ठीक है 15 ही लग रहा था टोटल फिर जी इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी तीनों में है मुझे ऊपर लगा दो में चलो चारों में बल्कि जी गिवन ए ये भी 1900 अच्छा फिर टोटल 2204 नेक्स्ट है जी फैक्ट्री रेंट। अब देखो ये है टोटल 1340 इसकी बेस क्या है जी नंबर 5 किलोवाट नहीं फैक्ट्री रेंट नंबर 5 फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया को यहीं पे टोटल कर लो 5000 4000 और 10000 ऐसे ही है 10000 स्क्वायर फीट आ गया ना जाग रहे हैं बारिश में भीग गए हैं तो जी तो कितना है जी 10000। अब टोटल कॉस्ट है 1340 फैक्ट्री रेंट के लिए हमने यूज करना है जी फ्लोर एरिया टोटल है 1340 ठीक है जी 1340 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 आधा आ गया 670 फिर इंटू 5 जहाँ किया था उसको ख़त्म करके 4 कर दें तो 536 आसान काम है ये जी 67 फिर 67 ये पर्चा भी आसान ही है लेकिन उसमें ये टॉपिक ज़्यादा आसान है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मसला बच्चों को आता है कि यार क्या करें बाकी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट वाले हैं जो पास कराने के लिए आते हैं। FOH का सवाल इसके बाद ABC FOH में से कोई एक सवाल आता है ये सवाल हो गया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक हो गया उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग भी ऐसे ही है लेकिन चलो उसको आप डिसीजन मेकिंग की तरह से कर दो वैसे टारगेट कॉस्टिंग भी इसी में हो गया कॉपी पेस्ट टाइप को टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर बीच में चले कुछ अरसा डिसीजन मेकिंग चलती है उसमें जो है वो 50-50 बच्चे को लग रहा होता है ठीक है लेकिन फिर दो बड़े टॉपिक्स आते हैं जिनमें से फिर 25 एक नंबर का सवाल 25 से 30 नंबर बन जाते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग वो भी कॉपी पेस्ट कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन वो भी कॉपी पेस्ट ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने वाले टॉपिक्स हैं इनमें कोई ऐसा मसला है नहीं। तो पूरा पर्चा सही करना पास होने के लिए ज़रूरी भी नहीं होता ज़्यादा परेशान ना हुआ करें आधे नंबर लेने आधे लेकिन आधे से ज़्यादा आधे तो ले लेने जी। पावर कॉस्ट 15 यूज़ करेंगे इसके लिए हम किलोवाट आवर्स 800 600 500 और 150 कितना बना टोटल 1600 लें 1600 तो पावर कॉस्ट बेस क्या लेंगे जी किलोवाट आवर्स ठीक है जी टोटल 1515 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 800 7 नेक्स्ट 2 ठीक है आसान काम है मुश्किल नहीं है लेकिन जल्दी जल्दी करें। डेप्रिसिएशन 3500 है डेप्रिसिएशन के लिए बेस बनाइए आपने मशीन आवर्स की मशीन आवर्स टोटल कितने बन रहे हैं जी 19250 12250 2800 और 700 35,000 तो कॉस्ट है जनाब 3500। एक सवाल जहन में पैदा होना चाहिए था कि डेप्रिसिएशन के बारे में बताया नहीं गया कि डेप्रिसिएशन मशीनों की है या बिल्डिंग की भी है तो अगर बिल्डिंग की है तो फिर तो फ्लोर एरिया होना चाहिए
हाँ, बिल्डिंग का तो रेंट जो आ रहा है, तो बिल्डिंग रेंट पे मतलब हमारी बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग एसेट हमारा नहीं है तो उसके लिए हमारे पास एक्सपेंस रेंटल एक्सपेंस होता है। बिल्डिंग हमारी ओन्ड होती तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, ओके जी। तो मशीन आवर्स जी कितनी टोटल कितना है? 3500 है ना? चलो 3500 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 19.25 जैसे भी कर लें जी। 19 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 280 नेक्स्ट जी। आप लोगों ने होमवर्क वाले सवाल किए हुए हैं? देखना हमने कितना इंपॉर्टेंट नया टॉपिक शुरू कर लिया, खत्म भी कर लिया। बताना नहीं इनको लेट आने वाला। अच्छा इनको मैं कहूँगा मैं सवारियाँ पूरी कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन मैं ये भी नहीं बताना कि मैं हर बार कराता हूँ जी। खत्म कहानी, एक्सपेंसेस पूरे हो गए। उसके बाद अब क्या करना है जी, अब टोटल कर लें और एसडीज को भी एलोकेट करें। और एसडीज को एलोकेट करने के लिए वो आपको हमेशा बताएगा कि कौन सी बेस सवाल के अंदर, आपने नहीं खुद से अज्यूम करना, आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। वरना तो फिर आपकी अगर खामोश हो तो जो दिल करेगा, जो दिल करे करो, ठीक है। लेकिन पहले ये पहले टोटल तो कर लें जी। इसका बता रहे थे आप 61 नेक्स्ट 4029 नेक्स्ट 590 नेक्स्ट 35। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो तुम्हारे इंतजार में मैं ऐसे सवाल, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, जल्दी करो। तुम्हारे बगैर मैं चल सकता था, तुम्हें पता तो है, पक्की सवारी हो ना मेरी। अच्छा अच्छा, अब टोटल एफओएच आ गए, जो कि एलोकेट करने पड़ेंगे अब, क्योंकि एसडीज को तो हम कोई एसडीज का तो कोई ओआर निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन। अब जरा देख ले, अगर तो एसडी सिर्फ एसडी ये इस तरह से रिवाइज किया करें, यही पर्चे के अंदर पॉसिबल 3 सिनेरियोज हैं, हम 3 बना लेते हैं। वैसे तो ब्रॉडली स्पीकिंग तो 2 हैं, लेकिन 3 बना लेते हैं। नंबर 1, एसडी सिर्फ पीडीज को सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसी सूरत में नहीं, ऐसी सूरत में गिवन बेसिस सिर्फ पीडीज को दे रहे हैं। दूसरी सिचुएशन, एसडीज दूसरे एसडीज को भी सर्विस दे रहे हैं लेकिन नॉन रेसिप्रोकल, फिर स्टेप डाउन। और एसडीज दूसरे एसडीज को सर्विस दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, नॉन रेसिप्रोकल नहीं है बल्कि रेसिप्रोकल हो गया, तो फिर अलजबरिक। अब देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। वैसे तो उसने बताकर निशानी बता दी है, लेकिन हम जरा अपना रिवाइज तो करें ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए इस तरह से डेटा दिया, मैंने इसी तरह दोनों तरह से एग्जाम्पल में बना दिया था जब पढ़ाया था। SD1 A B और 2 को सर्विस दे रहा है, यानी कि पहला केस तो नहीं रहा, SD को सर्विस दे तो रहा है, ठीक है। अगली SD2 की बारी आई तो PD A B और O, इसका मतलब नॉन रेसिप्रोकल नहीं है, स्टेप डाउन नहीं चल सकता, रेसिप्रोकल है। तो या तो अलजबरिक चलेगा या रिपीटेड। लेकिन जिंदगी कितनी आसान है, वो आपको खुद जाहिर है उसको रिक्वायर भी तो अगर वो ये बताएगा इन दोनों में से कोई एक, तो मतलब रेसिप्रोकल ही होगा। और अगर ये नहीं बताएगा, आपकी मर्जी है अगर वो रेसिप्रोकल सर्विसेज हो, ठीक है। नॉर्मली वो नॉन रेसिप्रोकल के अंदर ये नहीं बताता क्या मेथड है, क्योंकि उसके अंदर जरूरत नहीं है। ये सॉरी, उसमें एसडी सिर्फ पीडीज को सर्विस दे होते हैं, सिर्फ उसमें नहीं बताता, जैसे हमने पहले सवाल किए थे, बस बता देता है कि जी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेसिस, दो गिवन बेसिस होती है। खैर, अब रेसिप्रोकल सर्विसिंग है तो 2 यूज कर सकते थे, मुश्किल वाला। अब हमें आसान कौन सा लगता है वैसे, बाय द वे है तो दोनों ही आसान, लेकिन टाइम किस में बचता है, अलजेब्रिक में टाइम बच जाता है, ठीक है। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पे उसने पाबंद कर दिया, हमें पाबंद कर देता है, तो कोई बात नहीं जी, कर लेते हैं जी सेकेंडरी एलोकेशन। बल्कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे ताकि याद रहे, एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, ऐसे ही है, एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। अब शुरू कर देते हैं जी एक तरतीब, ठीक है। तो SD1 30 65 और 5, तो SD1 लंबी कहानी चलेगी, अब है काम वध गया। और अगर
अलजबरिक होता तो साइड पे इक्वेशन बनाते, एक एक फिगर निकलती, उसको बस बांट देते और 2 स्टेप्स में ही कहानी खत्म। बहरहाल SD1 594, 594 यहाँ से निकाल दो और बोले जी 30, 65 और 5, 30 रेशो 65 रेशो 5 जी। अब 594 को 30% करो, 178, 386, 30 पूरा 30। चल लो जी, अब SD2 को क्या हो गया, 354 पहले पढ़ा था, 50 और आ गया तो 300, ये निकाल दो यहाँ से, ठीक है, सही है। अब ये निकालना है और इसकी बेस भी रेशो गिवन है कितनी, सवाल से देखें जरा, ये देखें मेरे जैसा कोई बैठा हो, 55, 35 और 10, तो SD2 55, 35 और 10 जी। वन 34, 211 लिखने की कोशिश की, 130 नहीं है, अच्छा ओनली 39, अभी तो 39 आ गया। SD1 को फिर बांट लेते हैं, 30, 65 और 5, तो इस 39 को बांटें जी, जी 12, 25 जी 2, लो जी मैंने लगता है काम नेड़े लग गया, क्योंकि अब सिर्फ क्या रह गया, एक 2, तो 2 को बांट लेते हैं जी, SD2 की रेशो लिखी 55, 35 और 10, ठीक है जी। 1, इसको भी 1 कर लें, इसको फिर 0 कर लें, राउंडिंग कर दी, ठीक है। अब चले 2 मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशंस, 2 आप कर लें जी, यहाँ से शुरू करना है, एक सिर्फ STs बांटे जी, 6, 555, 4, 5, 6, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर यहाँ लिखा करें टोटल, वैसे टोटल FOH वहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों जगह भी लिख सकते हैं। मैंने कहा जरा फॉर्मूला आपको, टोटल FOH आया करते थे, डिवाइड किया करते थे आप उसको बेस से, और बेस जो है वो दोनों के केसेस में आज डिफरेंट, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं जी, किधर गया, कहीं तो लिखा हुआ था, हाँ ये बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन, मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। अब मशीन आवर्स टोटल 35,000 टोटल मशीन आवर्स लेने, ठीक है। देखें मशीनें तो इतने ही घंटे चलनी है ना, नहीं, मशीनें कितने घंटे चलेंगी, 35,000 घंटे। आप कह रहे हो नहीं जी उसमें तो सर्विस डिपार्टमेंट्स भी तो थे, तो भाई इसीलिए तो सर्विस डिपार्टमेंट्स के पल्ले कुछ छोड़ा नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट्स की भी कॉस्ट को कहाँ फेंक दिया है, पर मशीनों ने तो 35,000 घंटे चलना था ना, उसमें से सर्विस पर भी यूज होना था, तो सर्विस की भी कॉस्ट पहले एलोकेट की भी थी ना, इसीलिए तो सर्विस की कॉस्ट देखें, ये डेफिनेशन मशीनों की पहुंची हुई है इधर, पावर कॉस्ट मशीनों की पहुंची हुई है इधर, पहुंची हुई है ना, तो ये किस लिए पहुंचाई थी, क्योंकि यहाँ पे भी मशीनें चल रही थी, लेकिन क्या अब इन कॉस्ट को भी इधर ही नहीं बांट दिया, तो चलना 35,000 घंटे ही है, उसको नहीं कम करना आपने, ठीक है। तो ये 35,000, और दूसरा कौन सा है जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला था, वो मसला क्या है, उसने डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट दिया, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन, अच्छा ये इसलिए शायद दी हुई थी, नहीं समझ आई बात, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में कितने यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस हुए, 2250, ऐसे ही है।
और एक यूनिट पर कितने लेबर आवर लगते हैं? 20। तो टोटल लेबर आवर को 20 जमा 38 किसने 58 किया था पहले? जरा हाथ पर ईमानदारी से बताएं। 58 पहली बार सोल्यूशन देखे बगैर करते हैं ना सवाल। किसने 58 किया था? फिर 20 + 38 कोई भी नहीं है, हो नहीं सकता। तुम मुस्कुरा रहे हो, तुमने किया, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुमने किया था ना। तो बाद हाथ खड़ा करके बताओ ना यार, सिर्फ मुस्कुराने से तो। और जी और अच्छा माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं, बाकी मान नहीं रहे हैं और भी सही। मैं बताऊं आपको विचली गल। खैर अच्छा जी, अब देखें टोटल लेबर आवर्स लेने, ठीक है। टोटल लेबर आवर्स कैसे निकलेंगे? ए डिपार्टमेंट में टोटल 2250 बजट कर रहे हैं हम के यूनिट्स बनेंगे और हर यूनिट पर हमारा अंदाजा होता है 20 घंटे लगते हैं। तो फिर 20 इंटू, ये यूं कर लें, 20 इंटू 22, ये वहां पे वर्किंग शो कर देंगे ना, इज इक्वल टू जी 45,000। बोलो तो सही से बोल दो ना, क्या हो गया? बारिश बाहर हुई है। अच्छा, बी डिपार्टमेंट में सर भिज के तो 80 अंदर आए बैठे हैं ना, चिड़े बने बैठे भिजे जी। 800 यूनिट्स बी में बने और हर यूनिट पर 38 घंटे लगते हैं। तो 38 इंटू 800 30400, ठीक है जी। तो ये 30400 ये और 45,000, ये टोटल कितना बना? 7400, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी बेस है। लेकिन ये जो टोटल हम लेते थे वो तो सिंगल हाँ, इनके अलग अलग लेने पड़ेंगे, बस टोटल बिल्कुल नहीं लेना, वो तो सिंगल के अंदर लेना है। लेकिन फिर भी ये लेने 45,000 और सही कह रहे हैं आप, ये सही फरमाया भाई ने। इधर से भी 35,000 नहीं बल्कि 19,250, क्योंकि वो डिपार्टमेंट वाइज निकालना है ना। हाँ, अगर हमने टोटल निकालने होते जाहिर है तो कोई एक बेस इनमें से होती। वैसे कौन सी होती? एक बेस होती तो कौन सी होती? मुझे तो लेबर इंटेंसिव लग रही है, फिर हम लेबर को यूज़ कर लेते हैं। एनीवेज ये अलग अलग ही आएंगे। तो बेस है, इसको डिवाइड करें 19,250 तो 19.25 लिखूंगा ना, मशीन आवर्स, ऐसा ही है। और यहाँ पर अब ये गिवन था, ये निकाला है हमने। यहाँ छोटी सी एक वर्किंग कर लेते हैं जी, वर्किंग नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स निकाले। तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स पीडीबी के ये कैसे निकले हैं जी? आपने कहा जी 800 यूनिट्स बने हैं और हर यूनिट पर कितने लगते हैं? 38 आवर्स। तो 800 यूनिट्स, ये पर्चे में यूनिट्स नहीं लिख रहे, इनटू 38 लेबर आवर्स। ये LHPU भी नहीं लिखना, बल्कि आपने पर्चे में 800 इंटू 38 सिर्फ लिखकर टोटल 4 ये लेबर आवर्स टोटल निकाल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है 30.4 ही लिखेंगे ना, 30.4 लेबर आवर्स वर्किंग 1, ठीक हो गया। तो आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आ गया जी? ₹341, बस पूरा एग्जैक्ट आ गया। नहीं ना, रेट को राउंड ना किया करें, मैंने कहा हुआ रेट हो परसेंटेज और डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखा करें, ठीक है। 341 अच्छा 340.52, ठीक है, कर लिया करें। देखें इस दोनों आगे ना यूज होना होता है। हाँ, जब रुपीस पे लग जाए ये, फिर रुपीस को राउंड 340.52, ठीक है जी। और 150.53 ये है पर मशीन आर, क्योंकि मशीन आर से डिवाइड किया है, और ये है पर लेबर आर। ठीक है जी। अच्छा, कौन सा ये? इसका आंसर क्या आ रहा है? 4575 आता है। कोई बात नहीं, ये ले इधर, ठीक है। तो ये इसमें कितना फर्क पड़ गया?
कितना बता दो, वही बताओ। 4575 डिवाइड बाई 30.4 150.49, बस कोई बात नहीं, ठीक, दोनों सही है, वो भी ठीक थे, ये भी ठीक है, ठीक है। ये अच्छी बात है क्योंकि बोर्ड पे सॉल्व हुआ है ना, फिर बच्चे बैठे कैलकुलेटर मारी जाते हैं ऑनलाइन वाले, आप भी घर में बैठ के 1 रुपये का फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ नहीं आ रही, फिर कर रहे टाइम ज़्यादा, तो वो बोर्ड वाली चीज़ बताया करें, ठीक है। अच्छा ले जी, अब मेरे ख्याल में कुछ हाथ सीधा होना शुरू हो गया है ना। जब कोई हाथ सीधा होने लगता है तो नवा काम कर लेंगे ने। हाँ जी, 21 के बारे में क्या ख्याल है? इसमें दोनों मेथड्स हैं, क्या ख्याल है? क्विकली कर ना लें क्योंकि इसमें एलोकेशन हुई पड़ी है। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया? ओके, बिल्कुल हो गया था, जर्रा भी जरूरत नहीं है, इतनी सी। कोई एक बच्चा तो कह दे प्लीज। इक्वेशन बना दे, रह की जाना है, चलो आ जाओ इक्वेशन बना लेते हैं, कोई मसला नहीं जी। इधर देखें, सिर्फ इक्वेशन बनने लगी है जी। अच्छा पहले ज़रा पढ़ते हैं। एक्स जो है वो भाई सवाल से बचा लिया भाई ने आपको, क्योंकि इस तरह से मेरी तसल्ली भी हो जाएगी है कि यार डिस्कस हो गया है, सवाल हो ही गया ना, समझो मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी करवाया कि थोड़ा सा ज़रा पूरी पिक्चर सामने आ जाए, तो ज़बानी चल रही थी दिमाग में। ले जी, एक्स डिपार्टमेंट जो है वो ए बी और सी को सर्विस दे रहा है, वाई को भी साथ दे रहा है, और वाई डिपार्टमेंट ए बी सी को सर्विस दे रहा है और साथ में, तो ये क्या बन गया? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या अब ये तो आपने कर लिया, लगे रहते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है इसके लिए 2 इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ज़रा इस तरह से पढ़ना है। एक्स, ये तो डेटा भी उस हिसाब से दिया हुआ है, अच्छे वाला डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स के अपने एफओएच जितने भी होंगे, ठीक है, वो तो बताने पड़ेंगे ना आपको। मतलब ये छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी एक्स और वाई, ठीक है। अब जो टोटल एफओएच आपने निकाले थे इस लेवल तक तो पहुंचाए ना मुझे, फिर क्या मतलब, ये जो प्राइमरी एलोकेशन है ये करके पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा ना। इक्वेशन तो तभी बनेगी कि एक्स के अपने इतने और वो जो टोटल एफओएच निकालते हैं, ये गिवन ही है वैसे, ये 16,500 10,600, ठीक है। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, मुझे इससे गर्ज है 16,500 और 10,600। अब इक्वेशन बनने लगी, आपके सामने है एक्स, आपने एक्स की इक्वेशन बनानी है, तो एक्स बराबर है अपने 16,000 इसके एफओएच पड़े प्लस, अब देखना जरा, वाई ने एक्स को कितनी सर्विसेज दी हैं? इसका मतलब ये यहाँ से इधर जब एलोकेशन होगी तो कितने परसेंट? 10% होगा ना। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ वाई। तो 10% ऑफ वाई किस में ऐड होगा? 16,000। ये इस तरह से इक्वेशन बनती है, समझ आई बात की। तो फिर 16,500 जमा 0.1 ऑफ वाई, पहली इक्वेशन बन गई। फिर वाई की इक्वेशन क्या बनी? इसके अपने 10,600। अब वाई के पास अपने पूरे, जी अच्छा सॉरी, वाई ने कितनी सर्विसेज दी हैं? सॉरी, वाई ने कितनी सर्विसेज दी हैं? 0.2, ठीक है जी, 0.2 ऑफ वाई, ठीक है, सही है। ले जी, और ऐसे ही इसके अपने 10,600 पड़े हैं प्लस, अब जब हम वो बांट रहे होते हैं तो एक्स से कितना जाना है? एक्स ने 10% वाई को सर्विसेज दी है, ठीक है जी, 0.1 ऑफ। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, मतलब क्या किया था, बस इससे आगे करने की जरूरत है? इससे आगे करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो पुटिंग एक्स, जल्दी कैलकुलेटर, पुटिंग वाई की वैल्यू, वाई इन इक्वेशन 1, ऐसे ही किया था कल। तो 16,500 जमा 0.2 इंटू 10,600 प्लस 0.1 एक्स। तो इससे सॉल्व करने से क्या आंसर आया? कैलकुलेटर वो बता दो मुझे जी। 19,000। और फिर इस एक्स को जब पुट किया आपने इधर इसमें तो कितना आ गया? 12,000। तो ये फिगर्स है डायरेक्ट एलोकेशन, ठीक है। ओके कर रहा हूं इसको मैं,
कोई मसला नहीं। 22वां, ये आज का होमवर्क नहीं रख लेते, कल फिर डिस्कस कर लूँगा, मसला होगा तो मैं इससे अगला कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा सवाल करेंगे ना, इसको आज का होमवर्क रखें ना। जायका आज लेते हैं इस सवाल का, और अगर जायका ले लिया हमने और टाइम बच गया तो फिर हाईवे पे गाड़ी चढ़ा देंगे। लेकिन हाईवे के अंदर पहली बार ये काम हो रहा है, जो दिल तो मेरा है कि कल ही हो, लेकिन अगर आज टाइम बच गया, मतलब टाइम हुआ, तो क्यों नहीं, आज को टाइम तो ज़ाया नहीं ना कर सकते। अंडर ओवर अप्लाइड, पीरियड के एंड पे पहुंच गए हम, ठीक है। तो ये सवाल है 24वां, 25वां ये सिखाएगा, और फिर 26वें से, 26वां भी यही है। ये ब्राइट वाला सवाल जो है ना, ब्राइट वाला 26, ये 27वां, इसमें फिर प्रोडक्ट वाइज की तरफ चल पड़ता है। ये भी एक काम है। हम अभी तक सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से चल रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्ट बनती है, तो सिंगल OAR निकले चाहे डिपार्टमेंटल OAR निकले, मसला कोई नहीं आ रहा, प्रोडक्ट तो एक ही होती है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको एलोकेट करके भी दिखाया था, एक सवाल में भी किया था। यहाँ पे कौन सा सवाल था, 15वां था, जिसके अंदर वो कॉस्ट निकलवाई गई थी। ये तो एक ही प्रोडक्ट है, उसी के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स लग रहे थे, लेकिन हमारे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी तो हो सकती हैं। तो वो काम शुरू होगा हमारा 27वें सवाल से। तो मेरे हिसाब से तो 2 दिन कम से कम है, तीसरा भी लग सकता है, ठीक है। खैर, एंड से हमने फिर शुरू कर दिया था काम करना, तो एंड पे आए तो 29वां था जी। 29वें में कोई मसला आया हो, इसमें भी नहीं आया। बी पार्ट तो अभी करवाया नहीं है, क्या ख्याल है, ट्राई मार न लें? किसको? बेटा करने तो वो भी है, ये दोनों करा देता हूँ, ठीक है। 29 को कर न लें क्विकली, देख लें ज़रा, पढ़ तो लें एक दफ़ा, पढ़ने में तो हर्ज नहीं है। ओपल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस वेरियस प्रोडक्ट्स विच पास थ्रू प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट गुजरती है। लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, तो ये SDs हैं, लॉजिस्टिक और, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम OIL's रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। OIL के रिकॉर्ड्स हैं ये, भी एक्चुअल डाटा लग रहा है, एनीवेज और दोनों ही दिए हुए हैं, सही है। ओवरहेड्स की कॉस्ट बजटेड है, कहता है जिसमें अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट सपोर्ट डिपार्टमेंट की हुई पड़ी है, गुड, और एक्चुअल हैं डिफरेंट। डायरेक्ट लेबर आवर्स भी इस तरह से बजटेड दिए हैं और एक्चुअल दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट आर अपोर्शनड एज फॉलोज। लॉजिस्टिक वाले, ओ तो रेसिप्रोकल है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, ऐसे ही है ना, रेसिप्रोकल। लॉजिस्टिक मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है, मेंटेनेंस लॉजिस्टिक को भी सर्विस दे रहा है। एलोकेट कर दो ओवरहेड्स की कॉस्ट को सपोर्ट डिपार्टमेंट की यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम कौन कौन सी 2 चीज़ों को कंपेयर किया करते हैं जी? वो कह रहा है एलोकेट किसको करो। आप कैसे कह रहे हैं कि ये सवाल आपसे हो गया था, मतलब पहली बार में सही हो गया था? पीरियड के एंड पे खड़ा है वो, ठीक है, ठीक है। पीरियड के एंड पे खड़े होकर क्या कह रहा है जी, कि मुझे निकाल कर दे दो एक्चुअल FOH, एलोकेट करो एक्चुअल ओवरहेड सपोर्ट डिपार्टमेंट के। तो भाई इसको तो यूज ही नहीं करना था, शीट बनाते हुए कौन से यूज करने थे, एक्चुअल FOH, ठीक है। अच्छा, बजटेड के बारे में क्या कह रहा है, वो हमने ऑलरेडी क्या कर दिए हुए हैं, एलोकेट कर दिए हुए हैं। यार ये तो अच्छा सवाल था, कर लेते हैं जरा क्विकली, 10 मिनट नहीं लगने इस पर, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हुआ पड़ा है। तो एक्चुअल FOH 536,258 ये सारे लिख के उसके बाद फिर इनको बांटना है, और बांटना कैसे है जी, ज्यादा देर लगी थी, नहीं कर लेते, चलो जल्दी से 29 FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट। मैं लिख नहीं रहा बजटेड या एक्चुअल, जरूरत नहीं है, अब ये एक्चुअल की है, ये एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, आप लिख लिया करो बेशक, चलो जरा याद हो जाएगा। वो बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट थी, ये बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट थी, और ये सवाल में उसने क्या कह दिया, अच्छा हो गया ये जरा बुनियाद पड़ जाएगी हमारे उन सवालों की जिसमें अंडर ओवर हमने निकालना होता है। तो ये एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है।
ठीक है। अच्छा अब एंड डाले नजर आए तो तान एफओएच के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, एक्चुअल, देखें एक्चुअल ओवरहेड्स की कॉस्ट, सवाल इतना दूर क्यों रखा हुआ हमने, तो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ये वाली लाइन, और गिवन है बेस क्या करनी, गिवन है डिपार्टमेंट्स 4 है ना जी, टोटल 1000 में, मिलियन में, बोले मिलियन में, रुपीज में ही है, रुपीज इन 1000 में कर ले, चलो तो टाइम और बच जाएगा, नया काम हो जाएगा इंशाल्लाह। रुपीज इन 1000। अच्छा पता नहीं क्यों आखिरी सवाल से रोला पाया, हम पता लगे थे जाके वो हो ये तो भी करना ही नहीं था, ये कल करना था, क्या पता, अभी मैं अभी जाऊंगा तो देखेंगे ना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए था, अगर कोई मसला इसके अलावा नहीं जी। प्रोसेसिंग, फिर जी फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस। बोली जाओ आपस में। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आ गए आपके और सर्विस डिपार्टमेंट्स आ गए। तो एक्चुअल एफओएच की कॉस्ट गिवन थी, एक्चुअल एफओएच कॉस्ट गिवन, सब कुछ बांट बूंट के दिया हुआ है जी। 536, 258, 56.7 और 45 1000 में किया तब ये तो करना ही पड़ेगा जी। बोले दोबारा, 536, 258, 56.7 और 45, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, तो परसेंटेजेस गिवन है आपको। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स को बांट लेते हैं जी, क्या परसेंटेज गिवन है जी, देखिएगा आमिर भाई, देखिएगा आमिर भाई देखिएगा जी, 50, 40 और 10, 50, 40, 10 जी। लॉजिस्टिक 56.7, इसको राउंड कर दें, 57 कर दूं, इजाजत है, रुपीस को तो कर सकते हैं ना, तो 57 करें, ठीक है जी। लें जी बांटे जी, 57 को बांटे, और रेशो आपके सामने है, जल्दी से 20, 29, 23, बेटा इतना तो बोल दे कि मेरे कान में आ जाए जी, तो 6 बोलो ना, 5.5, क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ, क्या मसला क्या है, 6 लिखे, इतना तो बोल दे बेटा, मुझे समझ तो आ जाए, खज्जलते ना करो। उसके बाद मेंटेनेंस आ गई, मेंटेनेंस 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 35, 45 और 20, ये अब देखें रिसेंट टाइम्स में घुस चुके हैं हम, कुछ चेंज नहीं हुआ, 45, 20 जी। टोटल हो चुका है 45 प्लस 6, 50, इधर 5 कर लो, क्यों जी, 50 पूरा,
5 क्यों करवाया पहले आपने? 5.6 समथिंग कुछ कह रहे थे। अच्छा बैलेंसिंग, हाँ एंड पे बैलेंसिंग निकाला करो ताकि राउंडिंग का डिफरेंस निकलता रहे। अच्छा है जी। 50, 18, 23, 10, फिर जी अच्छा बैलेंसिंग 9 है जी बच्चे का है। उसके बाद फिर लॉजिस्टिक्स, करो 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 खजल करो। 50, 40 और 10। अब यहाँ क्या बचा पड़ा है? 9 वंडो 5 4। अब यहाँ पे 1 आता नहीं है वैसे, चलो खैर कोई अल्टीमेटली बात तो हरी खत्म हो जानी है, थोड़ी देर में हो जानी है, ठीक है। तो ये जो आपने कराया ना बैलेंसिंग, इसकी बजाय रिपीट छोटी फिगर सैलरी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बैलेंसिंग ना लिखवाएं, असल फिगर लिखवा दें ताकि यहाँ पर वो आता है। यहाँ पे क्या आया था? 6 आया था, चलो अच्छी बात, 6 आ गया तो ये 51 हुआ था। चलो 51 को बांटा तो यहाँ पे क्या आ गया? 10। चलो 10 निकाला तो अब सही है। चले अब रह गया 1। मैंने कहा जरा 1000 में किया ना तो आपको हो सकता है मेंटेनेंस, आपको सोल्यूशन आई कैप का रिसेंट सवाल है ना, सोल्यूशन खोल के बैठे को हमने 3 स्टेप्स में किया, उधर 4 में हुआ, इसलिए मैंने 4 जी। मेंटेनेंस 35, 45 और 20, तो इस 1 को अब निकाल दें ये 1 इधर आ गया, बाकी दोनों जगह क्या कर दें? 0 कर, ठीक है। तो अब टोटल करेंगे, जी मुझे बता दें, 2 टोटल मैंने कर भी दिए, आप लोग अभी तक बैठे। 589 और 30। अच्छा अब ये 5 नंबर के लिए उसने हमें क्या कहा था? बस यही काम कहा था, एलोकेट करो एक्चुअल ओवरहेड्स को यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कोई OAR वगैरह निकालने की उसने हमें नहीं कहा था, ठीक है। अच्छा अगली बात, अब चेक करो ना इसकी फनकारी, चेक करो आगे अगली बात क्या मांग रहे, यहाँ पे बस कहानी खत्म कर दी उसने, ठीक है। ये डिपार्टमेंट वाइज FOH निकल आए हमारे, ऐसे ही एक्चुअल FOH है ये, डिपार्टमेंट वाइज ऊपर में इसलिए एक्चुअल लिख दिया था, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास? टोटल FOH कॉस्ट आ गई जी, और ये टोटल FOH जो है ये एक्चुअल है, ऊपर मैंने लिखा हुआ था, बहरहाल फिर दोबारा लिख दिया, इससे आगे वो लेकर नहीं गया। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अब 5 नंबर के लिए ये काम को बहुत मुश्किल काम था, बोले। अब अगली कहानी फनकारी चेक करो, क्या कह रहा है, क्या निकाल के दे दो? अंडर ओवर एब्जॉर्ब। अब बच्चों ने क्या फटाफट करना है, जो मैंने कहा था कि ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे जो गलती करेंगे वो क्या गलती है जी? क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, वो एक्चुअल निकल आए, बजट पढ़े, कहेंगे लो जी अंडर ओवर। ये नहीं करना था। अंडर ओवर के लिए क्या करना है, ये मैं सवाल इसलिए करा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले सवालों की बुनियाद बन रहा है। तो हमने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? एब्जॉर्ब्ड FOH, और एब्जॉर्ब्ड FOH निकले होंगे बजटेड FOH को यूज करके, उससे OAR निकाल के उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से, एक्चुअल प्रोडक्शन कहीं गिवन है? ये लेबर आवर्स है, ठीक है। चलो खैर OAR तो निकाले ना, देखें ये आपके पास आ गए FOH बजटेड 560, ये सारा कुछ करके वो जो बेसिकली ये 560 और 320 का मतलब क्या है, इन्होंने ये फिगर निकाल के दे दिया आपको, बजटेड डेटा को यहाँ पे पहुंचा दिया, और एक्चुअल में उसने, मतलब ये सवाल डिफरेंट है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि उन्होंने बजटेड डेटा को यहाँ पे पहुंचाकर आपको दे दिया, इससे आगे नहीं चले, ठीक है। और एक्चुअल FOH देकर SDs देकर उधर एलोकेशन करवा ली, और फनकारी
देखो पूरी तरह से समझना इसलिए जरूरी है टॉपिक को, सिर्फ ऐसे तो नहीं कि ये सवाल ऐसे होना है, ये सवाल वैसे होना है। इसीलिए डे 1 से कह रहा था, स्टार्ट में खड़े होकर बजट्स बजट्स की बेस पे OAR निकालते हैं, फिर OAR को यूज करके एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालते हैं, और पीरियड एंड पे एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन है अंडर ओवर। ठीक है, अब उसने हमें क्या कर दिया सवाल में, एक्चुअल दे दिए और उसको एलोकेट करवा के हमें डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल एफओएच निकलवा दिए। अब कह रहा है वो अंडर ओवर निकालो। अंडर ओवर के लिए एक्चुअल किससे कंपेयर करना है, एब्जॉर्ब, अब उसने गायब किए हुए। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे निकलेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा तो एब्जॉर्ब निकलेंगे। वो काम फिर उसने हमसे नहीं करवाया। बजटेड एफओएच शीट बनाई होगी उसने, उसमें एलोकेशन की होगी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एलोकेशन की होगी, करके ये उसने स्टार के साथ लिखा होता। देखो बजटेड एफओएच के ऊपर स्टार लगा हुआ, तो क्या कह रहा है आगे, इन एफओएच में इंक्लूडेड है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ, यानी ये काम भी करके उसने यहां पे पहुंचाया हुआ है। तब हमने क्या करना है, हमने बेस यूज करके कोई मुनासिब OAR डिपार्टमेंट वाइज निकालना है, और फिर OAR जब निकल आएगा तो उससे एब्जॉर्ब्ड है, इस OAR को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के साथ तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकलेंगे डिपार्टमेंट। बल्कि हाँ, हमें प्रोडक्ट की यूनिट्स की जरूरत ही नहीं है, हमें यूनिट्स की जरूरत ही नहीं है। उसने डिपार्टमेंट, उसने हम ओवर अंडर ओवर एब्जॉर्ब मांगा है, हम डिपार्टमेंट वाइज अंडर ओवर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो पहले क्या कर लें, OAR निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास, मैं कह रहा था, बजटेड एफओएच है। ठीक है, 560 और 320। ठीक है, और बजटेड बेस ये है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर्स के अलावा मुझे कोई आवर्स गिवन है नहीं ना, गिवन सवाल के अंदर तो कहीं पे लिखा भी हो शायद, उसने कहीं नहीं लिखा वैसे कि यूज कौन से आवर्स करने हैं, लेबर आवर्स, लेकिन लेबर आवर्स के अलावा कोई आवर्स गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो फिर 5,60,000 डिवाइड बाय 14 और 3,20,000 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ जी, OAR। ये पार्ट कौन सा था, ए भी दिया हुआ उन्होंने, ले जी ए हो गया। कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए आ गया। ठीक है जी, ए पार्ट हो गया ये। अब मैंने बी की वर्किंग शुरू की है। अब बी में मुझे क्या चाहिए, अंडर ओवर एब्जॉर्ब। एक बात जहन में रख लो, एब्जॉर्ब्ड हम हमेशा पहले रखा करेंगे। ठीक है, माइनर एब्जॉर्प्शन में भी एब्जॉर्प्शन पहले रखा करेंगे। एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब को पहले, एक आदत है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक आदत बनाएंगे ताकि हमेशा हर जगह यही चलता रहे। ठीक है, तो मैंने निकालने अंडर ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, मुझे सबसे पहले एब्जॉर्ब मिल जाए या एक्चुअल मिल जाए। चलो मैंने कहा जी हम क्या रखा करेंगे, एब्जॉर्ब को पहले। इसी तरह से मुझे चाहिए होंगे प्रोसेसिंग, ठीक है जी, और फिनिशिंग। ठीक है, ये निकालने के लिए मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालने के लिए। ठीक है, ये मैं निकाल लूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअल एफओएच। वो निकालने की जरूरत नहीं है, वही तो ये निकालें, और फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे क्या चाहिए था, OAR। क्या चाहिए, OAR। तो वर्किंग नंबर 1 मेरी पहली बार वर्किंग हुई, क्योंकि यही शीट मैं रिक्वायरमेंट बना लेता हूँ, तो वो तो रिक्वायरमेंट ही थी। तो पहली वर्किंग क्या है जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए मुझे बजटेड एफओएच ओवर बजट, OAR के लिए क्या यूज करते होते हैं हम, बजट्स क्या यूज करते हैं, बजट्स। तो बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस एक ही गिवन थी मुनासिब। ठीक है, तो ये देखो 560,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 560,000 भी कर दूं, 560, चलो पूरा ही लिख दो, रुपीज 560,000, बाद में मिले ना कहीं, डिवाइड बाय 14,000 लेबर आवर्स जी, 40, तो रुपीज 40 पर लेबर आवर। ठीक है, उसके बाद दूसरी भी वर्किंग यहीं पे कर दें, रुपीज कितने हैं जी, दूसरे डिपार्टमेंट के बजटेड एफओएच येलो किया हुआ तो है मैंने, लेकिन चलो फिर देखो इधर जी, 320,000 डिवाइड बाय 32 बनता है, 320,000
डिवाइडेड बाय 10,000 लेबर आवर्स। यही अच्छा सवाल था, आप लोग गोली कराने लगे थे मुझे। अब आजकल आप लोग गोलियां कराते हैं। रुपीज, यहाँ मैं लिख देता हूँ ना एक बार, ये OAR क्या है जी, ये है रुपीज पर लेबर आर। तो हमारे पास प्रोसेसिंग का आ गया ₹40 और फिनिशिंग का आ गया ₹32। अच्छा, बड़ी फनकारी थी, बड़ा जबरदस्त सवाल था ये सही मानों में। अच्छा अब देखो ना रिसेंट सवाल, अब छोटा सवाल है जी, इतना सवाल होता है जी। अब यही चीजें समझ के चलते नहीं है, ऊपर ऊपर से गुजरे होते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया मेरे पास, OAR। क्या आ गया, अब मुझे क्या करना है, एब्जॉर्ब्ड FOH निकालना है, ठीक है। तो इस OAR को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल व्हाट, एक्चुअल किस किस है, किस से, एक्चुअल किस से, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है मेरे पास। मैंने इसीलिए एक्चुअल प्रोडक्शन कभी बोला ही नहीं था, मैं कहता था एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल OAR निकला बजट्स को यूज करके 10,000 और 14,000 घंटे, लेकिन अगर एब्जॉर्ब्ड FOH निकालने हैं तो एक्चुअल लेबर आवर्स जो यूज हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो एब्जॉर्ब्ड FOH आ जाएंगे। क्या वो गिवन नहीं है सवाल में, गिवन है ना सवाल में, ये क्या है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। समझ आई, ठीक है। तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एब्जॉर्ब्ड FOH आ जाएंगे। OAR निकालने के लिए बजट्स, अब बजट डेटा को कहां फेंक दिया, डस्टबिन में। OAR मेरे पास आ गया, अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, जो कि लेबर आवर्स हैं। तो पर लेबर आवर ही रेट निकला था, तो लेबर आवर्स ही एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब्ड FOH निकल आएंगे। डिपार्टमेंट वाइज गिवन है, डिपार्टमेंट वाइज निकलेंगे। मुझे चाहिए भी डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि उसने बोला है कंप्यूट करो। अच्छा वैसे उसने नहीं बोला कि डिपार्टमेंट वाइज करो, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज ही कर देते हैं। अगर आपका दिल करो नहीं डिपार्टमेंट वाइज नहीं, तो फिर कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक टोटल का कॉलम डाल लेना, ये लो, तकलीफ खत्म हो जाएगी ये वाली, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन तो अलग अलग ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब इधर देखो, एब्जॉर्ब्ड FOH निकलने लगे। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के एब्जॉर्ब्ड FOH निकालने के लिए क्या करोगे जी, OAR यूज करोगे। OAR ये 40 रुपीज 40 कहां से मिला, वर्किंग 1 से, इनटू अब 14,000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो वापस बजट पे पहुंच जाएगा। बजट तो चाहिए होते तो फिर वहीं से ना यूज कर लेते, तो हमें क्या चाहिए, OAR इनटू एक्चुअल। अब समझ आ रही है बात, ये आज पहली बार ये हो रहा है, पहली बार ये काम हो रहा है। पहली बार बताया यहां था, नहीं बताया यहां था, लेकिन वो तो अभी आया ही ना। ये एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं। एब्जॉर्ब जो रिकॉर्ड करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में OAR की बेस पर, और एक्चुअल जो एक्चुअल एंड पे पता लगते हैं, वो हमें बताता है सवाल में। अब यही काम डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी करना था, ये देखो। तो क्या किया डिपार्टमेंट, अब देखो ये सामने नजर आ रहा है, ये स्टेप सामने अब नजर आ गया ना। यार तुम कैसे यार ये कर रहे थे, मुझसे ये सवाल मिस करा रहे थे, ये पढ़ा ही नहीं था पार्ट बी अंडर ओवर देख के। अच्छा चले चले चले, अच्छा हो गया, ठीक है। फिर आज तो फिर और सवाल भी होंगे में जी। तो डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनती है और वेरिएंस निकलता है एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का। तो डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल FOH की शीट बनी, डिपार्टमेंट वाइज FOH आ गए। अब कंपेयर करना है तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को, तो एब्जॉर्ब्ड हमारे पास थे नहीं, वो निकाल रहे, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड FOH 40 इंटू 14,000, एक्चुअल FOH, अच्छा सॉरी सवाल नहीं सामने, आपके पास तो है ना सवाल, हुई ना आगे पहुंच गए, बीच वाला सारा गायब हो गया ना जी। 14,350। अब रुपीस को 1000 में राउंड कर लो, कोई मसला नहीं जी। 574 डन जी। ऐसे ही फिनिशिंग के लिए ₹32 पर लेबर आवर है, और एक्चुअल लेबर आवर्स 10,000 नहीं है, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे वापस बजट में पहुंच जाओगे। एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं यहाँ पर, 90, अच्छा 9800 लेबर आवर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी तमीज से लिखें तो पूरा कर लूंगा। रुपीस कितना था, 40 इंटू 14 लेबर आवर्स। जरा दूर से पर्चे में ये नहीं लिखना रुपीस, ये नहीं लिखना लेबर आवर्स, पर्चे में से 40 इंटू 14 350 लिखना है, पर्चे में सिर्फ इतना लिखना होता है, ओके। अच्छा सुने, मैं कह रहा हूं कि मैं इससे आगे ना भी जाऊं, ये ना भी लिखूं, तो कोई मुझे बता सकता है कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंडर एब्जॉर्ब हुए होंगे या ओवर हुए होंगे, सोच के बताना। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के FOH अंडर एब्जॉर्ब हुए होंगे या ओवर हुए होंगे,
कॉन्सेप्टली तो बात सीखो ना, रट्टे रुट्टे तो लगा लेते हो। अंडर क्यों? देखें आप, सुने, हाँ सुने, बजट क्या किया था 14,000, अभी देखना भाई गलत नहीं, बजट क्या किया था 14,000 लेबर आवर्स होंगे, तो OAR निकल आया। अब अगर तो 14,000 ही लेबर आवर्स एक्चुअल में लगते तो कोई डिफरेंस नहीं था, 14,000 से ज्यादा लग गए तो ओवर एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है ना, तेजी दिखाई ना भाई ने, ठीक है, बात समझ आई? क्योंकि हमने OAR बजट्स की बेस पे जो निकाला था, बजट क्या किया था 14,000 घंटे, 14,000 घंटे से ऊपर लग गए तो मतलब जो रेट निकाला था, आवर्स अगर ज्यादा यूज हो गए तो वो जितना था उससे एफओएच ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, अंदाजे से ज्यादा, तो ये ओवर एब्जॉर्ब निकलेगा। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर देखेंगे समझ आ जाएगी, पर सीखना भी तो है ना डायरेक्ट भी, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इसका यूज क्या किया था, फिनिशिंग का 10,000। अब जो OAR निकला था, ठीक है, उसको यूज किया, तो जब एक्चुअल आवर्स के पास आए तो वो कितने थे 9800, तो जितना बजट किया था उसने कम आवर्स लगे, तो फिर कुछ एफओएच कम एब्जॉर्ब हुए होंगे, तो फिर मजीद यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे, यहाँ पे इसके प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर अंडर एब्जॉर्ब होंगे और प्रोसेसिंग के अंदर ओवर। लेकिन ये ऐसे नहीं देखना, तसल्ली से देखोगे, एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करोगे, सामने नजर आएगा, कोई मसला नहीं है, पर कॉन्सेप्चुअली बात तो सीख के चले ना, ठीक है। तो खैर आंसर क्या है जी, 313.314 कर लो ना। अब यहां तक को मसला, इसका टोटल करना है तो कर लो। ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट चल रहा है जी हमारा, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट चल रहा है, और टोटल अगर किसी को तकलीफ हो रही, डिपार्टमेंट वाइज कहीं लिखा नहीं हुआ, तो उसकी तकलीफ दूर करने एंड पे कर लेंगे, चलो एंड पे। अब एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल एफओएच का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है जी, वेरिएंस। ये वेरिएंस के चैप्टर में भी ये वेरिएंस आएगा, ये इस चैप्टर में एफओएच का वेरिएंस पढ़ रहे हैं ना, वेरिएंस का चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस, 10 से 15 नंबर का, 12-13 नंबर का, 14 नंबर का सवाल पक्का आता है। तो उसके अंदर मटेरियल के वेरिएंस हैं, लेबर के वेरिएंस हैं, एफओएच के वेरिएंस हैं, तो ये एफओएच के वेरिएंस ही पढ़ रहे हो, अंडर ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है जी। तो एफओएच, एक्चुअल एफओएच, ये मुझे रिक्वायरमेंट ए से मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर्चे में, सवाल में नहीं गिवन, क्योंकि सवाल के अंदर उसने क्या किया था, सवाल के अंदर तो उसने ये दिए हुए थे, इसमें तो अभी एसडीज एलोकेटेड ही नहीं थे, तो एसडीज को एलोकेट उसने करवाया पार्ट ए के अंदर, वहां से हमारे पास क्या आ चुके थे 589 और 308, ठीक है। अब वैसे मेरा दिल तो नहीं करता ये साइन लगाने का, बहरहाल अगर आप हमेशा ही एब्जॉर्ब्ड ऊपर रखेंगे ना, तो एक तरह से आपको याद भी रहने लग जाएगी ये बात, फॉर्मूला सा भी बन जाएगा। पर मैंने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगवाया आपसे, मैंने आपको पहले बताया था प्रोसेसिंग में क्या होगा, ओवर एब्जॉर्ब, बोला था ना। क्यों ओवर एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि सोच से ज्यादा घंटे वहां काम हो गया, तो वही आर तो 12 आर निकला हुआ था, ज्यादा आर्स एक्चुअल में बजट से ज्यादा आर्स काम कर लिया, तो फिर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे एफओएच, ओवर एब्जॉर्ब, जाग के बैठे ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है। अब इधर देखें, इधर देखें एक्चुअल में एफओएच कितने आए हैं, ये क्या हुआ फिर, ये तो गड़बड़ हो गई, फिर ये तो काम समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल एफओएच कितने आ रहे हैं 589, एब्जॉर्ब तो कम आ रहे हैं, सोचे कोई और वजह भी हो सकती है, सोचे। नहीं ऊपर नीचे वाली बात ही नहीं है, चेक करें तसल्ली से देखें, मुझे जवाब देना है आपने। अंडर ओवर एब्जॉर्ब सीखा आज हमने, जल्दी करें जल्दी। भाई बिल्कुल फिगर्स आपने सही निकाली, एक्चुअल बिल्कुल सही है, एब्जॉर्ब भी बिल्कुल सही है, पर देखें सोच क्या है, उधर रखना है भाई। सोच क्या थी कि अगर हमने आर्स यूज किए थे बजट के अंदर 11,000 और यहां पर 14,000 और एक्चुअल में लग गए 14,350, तो ये तो ओवर एब्जॉर्ब होने चाहिए था, क्या ख्याल है जी, बोले। देखें हमें नहीं पता, एफओएच की कॉस्ट के अंदर भी तो कोई चेंज आ सकता है, ठीक है, बज़ाहिर तो यही लग रहा था, लेकिन जब दोनों निकल आए
तो फिर हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट के अंदर भी तो कोई फर्क आ गया हो, कोई कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा पड़ गई हो, क्योंकि दो चीज़ों की वजह से मैंने कहा था अंडर ओवर एब्जॉर्ब, क्योंकि दो चीज़ें यूज हुई हैं बजट में। पहली चीज़ बजटेड एफओएच की कॉस्ट, दूसरी चीज़ एक बजटेड बेस। तो बेस की वजह से ये नहीं, ये आप वेरिएंस के चैप्टर में जाके इनको तोड़ेंगे। ये एफओएच का जो वेरिएंस आया है ना, ये दो वजह से आता है, एक वॉल्यूम की वजह से, दूसरा एक्सपेंडिचर की वजह से। अगर एक्चुअल से बजटेड से एक्चुअल एक्सपेंस बढ़ जाए, बजटेड एक्सपेंस से एक्चुअल एक्सपेंस बढ़ जाए, फिर भी वेरिएंस है अनफेवरेबल, ठीक है। और इसी तरह से अगर वॉल्यूम बढ़ जाए, यानी जैसे आवर्स हैं यूनिट्स हैं, तब भी ये आता है, ठीक है। एनीवेज अभी तसल्ली से देखें। वैसे तो पहली बात क्या है, आपने यहाँ पर अंडर स्लैश ओवर लिख दिया ना, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अब तसल्ली से देखें, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है, फॉर्मूला फिर खुद ब खुद बन जाएगा। देखें जी, एब्जॉर्ब कितने करवाए एफओएच आपने, एब्जॉर्ब कितने कराए एफओएच 574, एक्चुअल कितने आए, तो एब्जॉर्ब क्या है, कम। आंसर बताओ जरा, -15 आया ना इसमें। इसका मतलब अगर ओवर एब्जॉर्ब हुआ, ये अंडर एब्जॉर्ब हुआ करेंगे तो आंसर क्या आया करेगा। मैं ओवर पहले लिख दूं जरा, प्लस माइनस ऐसे बन जाए, ओवर या अंडर एब्जॉर्ब हो। अच्छा, अब ये ना कहना कि ये पक्का फार्मूला हर सूरत में लगेगा, ये सिर्फ उस सूरत में फार्मूला प्लस माइनस का पक्का रहेगा अगर आप हमेशा एब्जॉर्ब को ऊपर रखेंगे। लेकिन मैं आपको पूरे कॉस्ट के अंदर कभी भी एक्चुअल मार्जिनल जो भी डिफरेंट चीज़ आएगी उसको बाद में रखा करूंगा, कभी भी ऐसा नहीं करूंगा उसको पहले लाऊं और एब्जॉर्ब को बाद में लाऊं। एक गैर महसूस तरीके से एक आदत डालूंगा कि हम हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम आगे जा रहे हैं ना, एब्जॉर्ब को पहले रखा करेंगे। खैर चले, एब्जॉर्ब करवाए 574, एक्चुअल में आ गया खर्चा 589, 599, तो फिर एब्जॉर्ब कुछ कम थे तो बढ़ा लो, ठीक है। 15 से अंडर एब्जॉर्ब दूसरे में आए जी। दूसरे केस में क्या है जी, एब्जॉर्ब कितने करवाए 314, एक्चुअल में तो यहां पर 6 रुपए का पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, ओवर एब्जॉर्ब। थोड़ा सा ऐसे लिखिए, ठीक है जी। तो ओवर, या अब किसी किताब में या सॉल्यूशन में आपको प्लस माइनस डिफरेंट भी नजर आ सकता है, वो वजह क्या होगी, उसकी वजह होगी उन्होंने एक्चुअल पहले रखे होंगे और एब्जॉर्ब बाद में, ठीक है जी। ओके, तो आपने बस हमेशा क्या करना है, दोनों को कंपेयर करके देखना है, और बड़ा आसान काम है, मुश्किल तो नहीं है, आसान काम है। क्या, एब्जॉर्ब कितने करवाए 574, एक्चुअल कितने आए 599, तो मतलब कम एब्जॉर्ब हुए, अंडर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कितने करवाए 314, एक्चुअल कितने आए 308, तो मतलब अब ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख लिया करेंगे। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ भागे भागे क्यों जा रहे हैं, ये पार्ट देखा ही नहीं था। अच्छा, अब ये पार्ट है जिससे पता लगता है एफओएच का चैप्टर आपका तैयार है नहीं, ठीक है। आपके सामने तो पहली बार आई ना ये चीज, लेकिन पर्चे में बैठे हो तो अब खुद सोचे ये कितना टेक्निकल सवाल था कि उसने सारा कुछ ही चेक कर लिया। उसने पीरियड के स्टार्ट वाला OAR भी आपसे निकलवाया, उसने उसकी बेस पर एब्जॉर्ब एफओएच निकालने कॉन्सेप्ट भी चेक करवाया, और उसने एक्चुअल एफओएच पीरियड एंड पे खड़े होकर एलोकेट भी करवा ली। जबरदस्त सवाल जी। जी चलें आगे। ये 3 नंबर थे, लेकिन टोटल 8 नंबर थे, पर टाइम इतना नहीं लगता, आता हो तो कौन सा टाइम लगता है। ये देखे ना, इस काम में कितना टाइम लगा है, ये तो समझाने में टाइम लगा, ये तो पहली बार जिंदगी में आया, ठीक है। जाग रहे हैं ना सारे, चले माशाल्लाह, ये अच्छा सवाल हो गया यार, जबरदस्त हो गया। चले जी, आ जाए, शुक्र है करा दिया था, ये आज पहले दिन आया है। चलो इंपॉर्टेंट क्या लिखना, बार बार ही आना है। अब ये 30th भी करते हैं किसी दिन आप खुद इंशाल्लाह, तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी, 31 पे आ जाए जी। 31 के क्या हालात हैं, 31 में मसला है, 32 में मसला है। अब चूंकि टाइम लग गया नजदीक, दोनों में जिसमें मसला है पहले वो कराऊंगा, फिर दूसरा। 31 या 32, कितने बच्चों ने ये दोनों किए, क्यों यहां तक आते आते क्या थक गए थे। अच्छा, 31 या 32, हाथ खड़ा करें। 32 वाले, 31 वाले एक हैं, फिर अगर टाइम एंड पे बचा ना
तो 31 भी करेंगे, ठीक है, वरना जो मसला होगा वो डिस्कस हो जाएगा। पहले 32 कर लेते हैं, 9-10 पे क्लास खत्म होती है ना, 20 मिनट रह गए ना, है तो ये पहले कर लेते हैं, ठीक है। 32 पहले कर लेते हैं। चले जी, फैक्ट्री हैज 3 मशीनें एंड प्रोडक्ट्स। ओ आई एम सॉरी यार, चले खैर कुछ ना कुछ तो हो भी सकता था असल में। नहीं 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 नहीं, उसने क्या कहा, डिटरमिन करो फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर मशीन आर फॉर ईच मशीन। उसने प्रोडक्ट वाइज एफओएच तो मांगा ही नहीं है ना। हो सकता है, मेरा डर, मेरा त्रा निकल गया, मैं क्या किधरे। अच्छा चले बिस्मिल्लाह करते हैं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। A factory has 3 machines and produces 2 products A and B. Following information is available in this respect. Operators required per machine, यानी कि एक मशीन के ऊपर 2 लोग खड़े होकर उसको चलाते हैं, मशीन 2 पर 3 लोग और मशीन 3 पर 4 लोग खड़े होकर उस मशीन को ऑपरेट करते हैं जिस मशीन पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मशीन आर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ ए। अब देखो ना, वो जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये मशीन 1, फिर ये मशीन 2, फिर ये मशीन 3, हमारी फैक्ट्री है ना ये तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट ए घुसती है इस डिपार्टमेंट में, और यहाँ से फिर निकली, फिर आगे चली गई, फिर यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से बन के फिनिश हुई। तो हर मशीन के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर उस पर काम चलता है। तो डिफरेंट 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट ए जो है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे लगा ना प्रोडक्ट वाइज की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही तो वो तो हमने वैसे ही, मैंने वो कहा है ना कल करना है वो काम जो है, ठीक है। तो फिर इसको होल्ड करेंगे, मेरा नहीं ख्याल, आसान सवाल है, हो जाएगा इंशाल्लाह। मशीन आज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ, एक बार दोबारा बताना ये सवाल कितनों ने ट्राई किया, ट्राई किया, बाकियों ने क्यों नहीं किया है? क्या बेटा, ट्राई किया का मतलब है कि ट्राई किया है, वह हाथ खड़ा कर देना बस, ट्राई किया, हाथ पढ़ा कितनों ने पढ़ा, शुक्र है पढ़ लिया था। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट ए है ना हमारी, लेट से ये मार्कर है, एक हम ये मार्कर बनाते हैं और दूसरा हम ये वॉलेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें बन रही हैं हमारी फैक्ट्री में। तो एक मार्कर जो है, जो मशीन ए के ऊपर आता है तो 0.7 मशीन आर्स उस पर लग जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से निकल कर मशीन 2 पे जाते हैं तो 0.6, मशीन 3 पे जाते हैं तो 0.5 आर लगता है। जबकि इस वॉलेट के ऊपर प्रोडक्ट बी है, ये अलग है, ठीक है। इसके ऊपर 0.2, 0.3 और 0.4 हर मशीन के ऊपर लग रहे हैं। बस समझ आई थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, अब तो मशीन आर्स रिक्वायर्ड आ गए, और उसके बाद मशीन आर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बी भी आ गए, और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर मशीन आर। द बजटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर आर, ये उसने बजटेड एफओआई दे दी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जो है वो कितनी पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2.912 मिलियन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर है, तो बाकी क्या बन गया, अदर कह दें, कितना 4.280। अच्छा, अब ऑल ओवरहेड्स अदर देन इलेक्ट्रिसिटी आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर आवर्स। इसका मतलब इसको किसी और बेस पे करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए क्या बेस होगी फिर, किलोवाट आवर सवाल में गिवन थे, किलोवाट आवर सवाल में गिवन थे। तो ये जो 2.912 था, इसको किलोवाट आवर्स की बेस पे एलोकेट कर देना है, और ये ऑल अदर एफओएच है, क्योंकि बजटेड एफओएच सारे के सारे थे 7.912, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी 2.912 है, तो बाकी क्या है जी, बाकी अदर्स हैं। अदर्स के बारे में क्या कह रहा है वो, कि उसको किस बेस पे करो, ऑपरेटर आवर्स। ऑपरेटर आवर्स कैसे निकलेंगे, बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, ठीक है। अगर अगले क्वार्टर में, पूरे इस क्वार्टरली रेट निकाला था ना, अगले क्वार्टर में अगर ए के 1200 यूनिट्स बनेंगे, जरा देखना ध्यान से, 1200 यूनिट्स बनेंगे ए के, और मशीन 1 पर ए के ऊपर लगते हैं 0.7 आर। इन 0.7 आवर्स 1200 इंटू 0.7 आवर्स के लिए कितने ऑपरेटर्स खड़े रखते हैं हम। तो भाई अगर 1 घंटा मशीन ने चलना है
तो 2 घंटों के पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये नहीं कि उनको यार मशीन तो 1 घंटा चलिए तुम आधे आधे कर लेना, ऐसे तो नहीं है। 2 ऑपरेटर अगर खड़े हुए हैं तो देखो ना, एक मशीन 1 घंटा चलती है, उसको चलाने वाले बंदे हैं 2, तो मशीन के ऊपर बिजली तो 1 घंटा खर्च होगी, लेकिन उस मशीन के ऊपर जो 2 लोग खड़े हुए हैं उनकी सैलरी 2 घंटे की बनेगी ना, मतलब 1 घंटा एक का 1 घंटा दूसरे का, ठीक है। तो 1200 इंटू 0.7 इंटू 2 करेंगे, ऑपरेटर आवर्स निकाल रहा हूँ। इसी तरह से 0.6 इंटू 3 करेंगे, इसी तरह से 0.5 इंटू 4 करेंगे, हमारे पास क्या आ रहे हैं ये ऑपरेटर आवर्स। कुछ समझ आई ऑपरेटर आवर्स की? तो ये टोटल निकालने थे। अब बोर्ड कौन मिटाए, यहीं पे ही करते हैं सवाल को। देखें जी, तो पहले तो अपनी बुनियाद बनाए ना कि हमें क्या चाहिए। चाहिए हमें वही एफओएच का रेट बजट्स की बेस पर चाहिए, तो बजटेड ओएआर चाहिए। डिटरमिन करें फैक्टर, और ऊपर गिवन भी क्या चीज़ें हैं हमारे पास, बजटेड एफओएच ही गिवन है, ठीक है। तो मैं बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना रहा हूँ, ये तो जल्दी हो जाएगा सवाल यार। तो ऑपरेटर आवर्स को समझने की बात थी, लेकिन देखो ना अब 8 नंबर का सवाल है। अब जो बच्चे बस एक बार सवाल पढ़ के शुरू करें वो उनसे नहीं होती ना ये चीज़। 2 दफ़ा तो कम से कम पढ़ना है सवाल को, नहीं समझ आया तीसरी बार पढ़े, नहीं समझ आया चौथी बार पढ़े। ये ध्यान में रखेंगे, एक बार सवाल समझ में आ गया तो इस सवाल की इतनी जान नहीं कि ये 5 मिनट से ज़्यादा ले। अभी देखना, ठीक है। तो बजटेड एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना लेते हैं। मैंने बजटेड लिखा जान के, चल, क्योंकि आप एक्चुअली बना रही है ना आज, तो बजटेड लिख लेने में हर्ज नहीं है। ओ भाई मैं लिखी जावा तो मिटाई जा, नहीं चलेगा। अच्छा ले जी, एफओएच एक्सपेंसेस या कॉस्ट पहले कॉलम में आया करती हैं हमारी, उसके बाद हम बेस लेते होते हैं, उसके बाद टोटल, और टोटल रुपीज़ को ना यार मिलियन में ना बहुत ही छोटी फिगर आ रही है, 1000 में कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो, 1000 में कर लेते हैं, बहुत छोटी 7.91 हो, फिर और ज़्यादा आगे, ठीक है। तो मैं 1000 में कर रहा हूँ सवाल, इजाज़त है? अच्छा, उसके बाद 3 मशीनें, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। ले चेक करो, सर्विस डिपार्टमेंट ही कोई नहीं, हद नहीं होगी यार, है ना। चले यहाँ पे हम लगा देंगे कोई ना कोई बेस, और फिर टोटल अमाउंट लिख देंगे, और फिर हर मशीन का अपना कॉलम, ठीक है। और ये तीनों ही हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट वाली तो लड़ाई है ही नहीं। चलें जी, अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी को बांटना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, क्योंकि उसने टोटल हमें क्या बताया 7 पॉइंट समथिंग मिलियन टोटल एफओएच है, वही बांटने थे, लेकिन उसमें उसने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी इतनी और बाकी। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए किलोवाट आवर्स है, ठीक है, वो ध्यान से देख लेते हैं, सीधे ही गिवन है या निकालने पड़ेंगे। और दूसरा क्या है जी, ऑपरेटर आवर्स निकालने पड़ेंगे, बाकी एफओएच भी तकसीम हो जाएंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ओ यार निकल आएगा। बेस क्या है जी इसकी, किलोवाट आवर्स, ठीक है। अब जो हो पाता है वो तो करें ना। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर मशीन है, ठीक है, तो ये 12, 15 और 20, टोटल कितना बनता है, बोले जी। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो ये नहीं बन रही, टोटल मशीन आवर्स तो ये नहीं, ये तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर मशीन आवर। ओए यहाँ भी फंसा लिया उसने, ठीक है, यहाँ भी फंसा लिया, चलो खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या है जी, अदर एफओएच, अदर ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे, करने वाला सवाल करके ही नहीं आए तुझे। ले जी, 7192 माइनस 2912, 1000 में चल रहा हूँ ना मैं, तो 7192 जो है ये टोटल है, इसमें से कितना है 2912। अब 2912 तो आ गया ना इधर, ऐसे ही है ना, और बाकी कितने बचते हैं, कितने 428, आगे 428 के आगे क्या है, तो ये जीरो बोलने में क्या डेथ पड़ती है, बोलो ना। अच्छा जी, टोटल ऑपरेटर आवर्स, ऑपरेटर आवर्स
ऑपरेटर आवर्स, हावर्स, हावर्स होते हैं ना। अब इनके लिए ना भाईजान भैनों दे भरावो वर्किंग करनी पड़ी है, सीधा सीधा कुछ नहीं गिवन था, बस यही करना था। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद फिर एक बेस लगानी है और आपके OAR निकल आएंगे हर मशीन के, ठीक है। और सही है। तो मसला फिर क्या है, मसला सिर्फ मैथमेटिक्स का रह गया। अब ऑपरेटर आवर्स कैसे निकलेंगे, बड़े ध्यान से देखना पड़ना था, बिल्कुल ध्यान से। अब ऐसे तो नहीं 8 नंबर उसने आपको प्याली में रख के देने थे, वैसे तो प्याली में रख के दिए हुए हैं, पर वही है, सवाल पढ़ना नहीं और फटाफट बस बस किसी भी तरह से सफ़ा भर लें हम, ठीक है। चलो ले जी, अब ज़रा डेटा पढ़ें और कोशिश करें। पहले मैं तो कहता हूँ आसान काम पहले लग रहा है मुझे, मशीन के जो किलोवाट्स है ना टोटल, क्योंकि जालिम ने क्या किया, अभी जितने सवाल हमने प्रैक्टिस किए, आप मुझे भी कह रहे हो कि पर्चे में बैठे हो, जितने सवाल प्रैक्टिस कराए उसमें हमेशा क्या होता था, टोटल किलोवाट आवर्स गिवन होते थे। चेक करो पर्चे के अंदर हमने वही लिख लिया जैसे भी पिछले सवाल मैंने करवाया, पर यूनिट लेबर आवर्स गिवन थे, टोटल लेबर आवर्स निकालने के लिए यूनिट से मल्टीप्लाई करना था, सीखा तो हुआ था काम, वही आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो तो फिर वर्किंग नंबर 1 करते हैं जी। वर्किंग 1 में मुझे अब मैं ये कर लेता हूँ, एक काम है ऐसे ही जो है ना वो टोटल कर लेते हैं, बल्कि अगर आप लोग मुझे इजाज़त दो ना तो मेरा बड़ा टाइम बच जाए, मैं इसी को कॉपी कर लूँ, बस फ़र्क ये होगा कि टोटल ज़रा पहले आ रहा होगा, ये वर्किंग जब कर रहा हूँगा तो टोटल भी पहले आ रहा होगा, कोई इससे तकलीफ़ तो नहीं होगी आप लोगों को, लेना तो फिर कोई नहीं आई है। ये ठीक है, यहाँ से मैं अपनी बेस बना लूँगा ना, बेस बांटने के लिए। चलो हाँ जी, सबसे पहले एक यूनिट पर कितने मशीन आवर्स लगते हैं, 0.7 मशीन 1 के, 0.6 मशीन 2 के, 0.5 मशीन 3 के, ठीक है। तो मशीन आवर्स ऑफ ए हर डिपार्टमेंट के लेते जाएंगे, फॉर्मूला एक बार लिखना है मैंने, तो मैं यूँ लिखूंगा मशीन आवर्स पर प्रोडक्ट ए इनटू, अब कितने यूनिट्स बने हैं, 1200 बजट कर रहे हैं तो इनटू 1200, ऐसे ही है। और इसी तरह से मशीन आर पर बी और दूसरे का, तो चलो शुरू कर दो फिर काम, बल्कि यहाँ लिख ही दूँ, फिर आपने बाद में लबदे रहना है। मशीन आर्स कितने रिक्वायर्ड है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ जी, मशीन आर्स रिक्वायर्ड निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसने किलोवाट आवर्स कैसे दिए हुए हैं, ज़रा चेक करो क्या कहता है जी, क्या कहता है जी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है किलोवाट आवर्स जो है वो पर मशीन आवर, तो मशीन आवर्स पहले निकालने हैं ना। अब मशीन आवर्स निकालने हैं तो मेरे ख्याल में तो ऑपरेटर ज़्यादा आसान था, चले खैर मशीन आवर्स जो निकालने हैं उनके बारे में सोचो ना। एक मशीन, एक यूनिट मशीन 1 जो है वो एक ए बनाने के लिए कितना इस्तेमाल होगी, 0.7, और मशीन बी बनाने के लिए 0.2 मशीन A1 की बात कर रहा हूँ। और फिर पूरे क्वार्टर में या जितना अरसा भी है उसमें यूनिट्स ए और बी के कितने बनने हैं, 800 और 1200, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, जरा देखना, मशीन आवर्स पर यूनिट, पर ए लिख देता हूँ, पर ए इनटू कितने हैं ए, 1200 टोटल इस पीरियड बने। ऐसे ही मशीन आवर्स, थोड़ा स्मार्ट करके लिखना पड़ेगा, मशीन आवर्स पर बी, मशीन आवर्स पर बी, और बी कितने बने हैं जी, इनटू बोलो 800, समझ आ गई बात। ज़रा आप कैलकुलेटर उठा लो और मुझे करवाते जाओ, ये देखना ज़रा,
मशीन, ये मुश्किल है कैलकुलेशन, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन मैथमेटिक्स है, ठीक है जी। मशीन आवर्स पर ए 0.7 इंटू ए 1200, ये मैं मशीन 1 की बात कर रहा हूँ अभी। कैलकुलेटर हाथ में है ना, कैलकुलेटर पे लिखो 0.7 मशीन आवर्स, थोड़ी देर, अगर 5 मिनट तक, अगर कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद भी फॉर्म में जा सकते हो, बैठ जाओ इधर जी। 0.7 इस वक्त 5 मिनट रह गए और मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ मुझे छेड़ो ना। 0.7 इंटू 1200, 0.7 मशीन आवर्स पर ए इंटू 1200, ये पूरे क्वार्टर के मशीन 1 के ए के ऊपर जो यूनिट्स लगने हैं वो निकल आएंगे। प्लस मशीन ए ने सिर्फ मशीन एक तो ए थे 1 नहीं मिक्स हो जा रहे, मशीन 1 ने सिर्फ ए पे काम नहीं किया, मशीन 1 ने बी पे भी काम किया, तो मशीन 1 और कितने आवर्स बी के लिए चली, तो उसके लिए ये देखें जी, उसके लिए 0.2 इंटू 800, ठीक है। तो आंसर बताओ, 0.2 मशीन आवर्स एक बी पर लगे और पूरे क्वार्टर में बी कितने बने, 800, ठीक है। बताओ जी आंसर क्या आता है टोटल, मशीन 1 का टोटल आंसर जी, नहीं, मशीन आवर्स पर ए कितने हैं, पॉइंट ऐसे ही है, इंटू कितना आ गया 1200। फिर जी दूसरा जी, मशीन आवर्स पर बी कितने जी, 0.2 इंटू 800, आंसर बताओ 1000, ठीक है जी। मैं इधर लिखने लगा था 1000, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इसी तरह से अगलों को देखो जी, 0.6 इंटू 1200 और 0.3 इंटू 800 जी 960। उसके बाद 0.5 इंटू 1200 और 0.4 इंटू जी 920, टोटल 2880, ठीक हो गया। अब मशीन आवर्स रिक्वायर्ड निकल आए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकल सकती है, ऑपरेटर आवर्स भी निकल सकते हैं। पहले क्या निकालना चाहोगे, जल्दी बताओ। पहले ऑपरेटर आवर्स निकाल लेते हैं, वैसे मेरे ख्याल में पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम निकाल लेते हैं, बल्कि दोनों ही निकल सकते हैं, ऑपरेटर आवर्स, क्योंकि ये ऊपर वाले आवर्स निकल आए तो फिर मसला ही कोई नहीं है। ऑपरेटर आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं जी, अब देखो, अगर मशीन 1 चलती है कितने घंटे, अगर मशीन 1 चलती है जी 1000 घंटे, तो कितने ऑपरेटर इस पे खड़े होंगे, 2। तो मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं फिर, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड इनटू ऑपरेटर्स कितने लगे हुए, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, ये सोल्यूशन ही मेरे ख्याल में डाल देते हैं तो, है ना, वरना हो ही जाना था, है ना, सोल्यूशन होता तो हो जाना था ना, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, यही तो मसला है, सोल्यूशन हो तो सब कुछ ही हो जाता है। अच्छा जी, अब मशीन आवर्स रिक्वायर्ड इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, तो 1000 इंटू 2000 9। अच्छा, ये तो है ना, एक मशीन 1 पर 2 ऑपरेटर्स चाहिए थे, दूसरे देखने पड़ेंगे, भूल गए। मशीन 2 पर 3, मशीन 3 पर 4, तो आवर्स निकला है, मशीन आवर्स ही मेरे ख्याल में बेस थे, तो 960 इंटू 3 है, बोलो 288, और फिर मशीन 3 पर कितने, 4, बोलो 36, ग्रैंड टोटल 8560, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगी, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हुई, कंजम्पशन, अच्छा सवाल था ये भी, चलो अच्छा ये कर लिया जी। अब इसके लिए भी मशीन आवर्स ही है, टोटल मशीन आवर्स, टोटल भी लिखना चाहिए था ऊपर भी, टोटल रिक्वायर्ड नहीं लिखूंगा, टोटल मशीन आवर्स इनटू किलोवाट
आवर्स पर मशीन आवर। ठीक है, समझ आ रही है फॉर्मूला की। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड लिख हटा दिया मैंने। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। समझ आ रही है बेटा और बच्चों, दाल दाल कच्चो जी। अब मशीन आवर्स बेस है, निकले पड़े हैं 1000 मशीन आवर मशीन 1 ने चलना है, और मशीन 1 अगर 1 घंटा चले तो 12 किलोवाट उस पर लग जाते हैं। ठीक है, तो 1000 इंटू 12,000 तो इसने बिजली खा जानी है, बड़ी बिजली खानी है 12,000। फिर जी ऐसे ही 960 घंटे मशीन 2 ने चलना है, और मशीन 2 अगर 1 घंटा चले तो 15 किलोवाट खा जाएगी। 960 इंटू 15 14,400। मशीन 3 ने 1 घंटे में 20 किलोवाट आवर्स, और 920 से मल्टीप्लाई करें टोटल 18,400 जी, 44,800। अब देखो जी सब कुछ ही हो गया नीचे वर्किंग 1 की हेल्प से। ठीक है, अब 2912 को बांटना है। 2912 इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर है, उसको किस बेस पे बांटना है? इस पे। ठीक है, तो 2912 डिवाइड बाय 18,400 मल्टीप्लाई बाय, गलत वाली टोटल इधर पड़ा आज, मादरत कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना, टोटल इधर पड़ा है। ठीक है जी, 2912 डिवाइड बाय 44,800 मल्टीप्लाइड बाय 1200, बोलो 1700 780। चलो कोई नहीं, एक का ही फर्क है ना। नेक्स्ट 2912 डिवाइड बाय 44,800 मल्टीप्लाइड बाय 14,400 936। फिर जी वो उसको हटा दो, 960 को, सॉरी 14,400 को हटा के 18,400 लिखो 11। ओके, बैलेंसिंग भी निकाल सकते थे, ये वाला बैलेंसिंग निकालिए करो। ठीक है जी, 4280 निकल, वो भी बैलेंसिंग सकता है। वो तो मैंने कहा कि चलो 4 तक चले जाएं, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि नहीं जरा बैलेंसिंग ना निकालो बल्कि राउंड करते जाओ। ओके अच्छा जी, बोले 4280 किस बेस पे बांटना है अब? ऑपरेटर आवर्स की। यानी ये बेसिकली क्या था, ये बुनियाद थी अगली दोनों फिगर्स के निकलने की, जिन फिगर्स की बेस पे बांटना था। असल मसला ये था, तो सवाल को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना था बस। ठीक है जी, तो 4280 को डिवाइड करें 3680 से, मल्टीप्लाई करें, ओ यार फिर वही 8560 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 2000 से, पूरा 1000 जी। 2000 को खत्म करके 2880 करें 1440, और जी बैलेंसिंग 18। हाँ चले टोटल करें, टोटल FOH मुझे निकाल कर देने, कोई एलोकेशन नहीं करनी थी। टोटल FOH जी, मशीन 1 के बताएं बस, मैं बताता हूँ 1780। मशीन 2 के आप बता दें 23, और मशीन 3 के 3036। अब डिवाइड किससे कर दें जी इसको? बेस से। और बेस क्या है हमारी? हमारे पास मशीन आवर्स के अलावा कोई चीज़ है थी? देखो ये पर मशीन आवर बोल रहा है वो। ठीक है, तो मशीन आवर्स ही तो अभी लो, मशीन आवर्स भी यूज हो गए। मशीन 1 को डिवाइड करोगे 1000 से, ऐसा ही है, लेकिन ऊपर रुपीज इन 1000 चल रहा है ना, बोलो। तो फिर यहाँ पे 1 करो, और ये वाला कॉलम चल रहा है 0.96। ये समझ आ रही क्या कर रहा हूँ? 0.92। ये टोटल मशीन आवर्स है ना, डिवाइड बाय 1000 करना था, लेकिन ऊपर जो है 1000 में हमने रुपीज रखे हुए हैं ना, रुपीज इन 1000 है, तो 1780 डिवाइडेड बाय 1000 करना था, तो मैंने डिवाइड बाय 1 किया क्योंकि ऊपर 1000 में है ना, ये रुपीज इन 1000 है ना, सही है, तो ये भी 1000 में लिया, ऐसे ही। ठीक है ओके चले, तो बताएं जी OAR क्या आ गया? FOH ये क्या लिखा था उसने, नाम क्या लिखा था, क्या डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, तो FOH रेट मैं लिख देता हूँ, FOH रेट पर मशीन आर, OAR ही लिखते हैं यार, OAR आ गया रुपीज पर मशीन आर, रुपीज पर मशीन आर जी। 1780 पहला मैं बता देता हूँ, अगले आप बता दें। 2475 और जी 33। कैसा रहा फिर सवाल? इसकी पिक्चर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 32। अटेम्प्ट क्या है इसकी?
ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये पिक्चर ले लो और मुझे बताओ कैसा रहा। सवाल अच्छा था, हैवी नहीं कह सकते, अच्छा था, लेकिन ये पिछले सवाल से आसान था। पिछले सवाल टेक्निकल ज़्यादा था जिसमें अंडर ओवर निकाला है। अच्छा जी, अब ज़रा देख लें जी, आगे चलें। बस 1 मिनट उस्मान भाई, बस 29 हो गया था, 28, 27 तो 26। अच्छा जी, आपने ना, अब चूंकि मैंने अंडर ओवर आपको समझा दिया है, ठीक है, तो आपने ट्राई मारनी है। बहरहाल एक तो आपने क्वेश्चन 22 होमवर्क में करना है, दूसरा 23 करना है। चलो बस ये 2 कर लो, 22 और 23। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।